नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इस खबर के साथ कि किस तरह से लाउड स्पीकर्स को मस्जिदों से हटाने पर राजनीति शुरू हो गई है। एमएनएस के राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया जाए। तो बीजेपी के एक नेता मुफ्त में मंदिरों को लाउड स्पीकर दान दे रहे हैं। ये लाउड स्पीकर मंदिरों में मुफ्त बांटने के लिए आए हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का दावा है कि अभी तक उनके पास 9000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। विलेपार्ले के संन्यास आश्रम से लाउड स्पीकर वितरण की शुरुआत हुई। सवाल है, एक ध्वनि प्रदूषण का जवाब दूसरे ध्वनि प्रदूषण से कहां तक उचित है? ये एक सोच की बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुद्दा ये है। अगर आज जो गाइडलाइंस बनी है उसको फॉलो करते हुए देश के अंदर, अगर हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर अगर लोग इसका भजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई भी किसी को काउंटर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, हम किसी भी धर्म और किसी भी उनके रीति रिवाज के खिलाफ, उनके प्रार्थना के खिलाफ नहीं है। उनके प्रार्थना भी उतने ज़रूरत है जितने दूसरों के हैं, वो होने चाहिए, लेकिन पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते होंगे। श्री देवेंद्र जी का बीजेपी भले सीधे टकराव से बचना चाह रही है, लेकिन एमएनएस नेता राज ठाकरे साफ कर चुके हैं कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरा तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। शनिवार 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन तो राज ठाकरे ने पुणे में महाआरती में शामिल होने की घोषणा भी कर दी है। इधर विलेपार्ले संन्यास आश्रम के स्वामी ने दोनों धर्मों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा की बजाय सामंजस्य की जरूरत पर बल देने की बात कही है। तो मुंबई से सटे मीरा रोड के कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन ने मीरा रोड की जामिया मस्जिद अल समस मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की सकारात्मक पहल कर मुद्दे को शांत करने की कोशिश की है। इस देश में दोनों लोग रहते हैं, प्रतिस्पर्धा न हो, और जिनकी पहले से भी लाउड स्पीकर हैं उनको भी बहुसंख्यक समाज का विचार करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि तमाम मस्जिदें जो हैं, ये कोर्ट ने जो डेसिमल पॉइंट्स फिक्स किया है, जो जिस जोन में आते होंगे उस जोन का वो उसका पालन करे, ताकि अपनी इबादत से किसी और को कोई परेशानी या तकलीफ ना हो और कायदे का पूरा पालन हो। अभी रमजान का महीना चल रहा है और शनिवार को हनुमान जयंती है। ऐसे में लाउड स्पीकर की राजनीति प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अलीगढ़ में आज जुमे के दिन बिना पुलिस की इजाजत के एबीवीपी के कार्यकर्ता कई चौराहों पर लाउड स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा बजाते हुए नजर आए। इसको देखते हुए एहतियातन शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में जैसे ही अजान का वक्त होता है, वैसे ही हिंदू संगठन से जुड़े ये कार्यकर्ता इस लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के भजन बजाना शुरू कर देते हैं। एबीवीपी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया है, जिसके तहत पूरे अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर पर अजान का वक्त होते ही हनुमान चालीसा बजाने की योजना है। हमने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता से बात की, जिसे ना ही संविधान का पता है और ना ही लाउड स्पीकर को लेकर बने नियमों की जानकारी है। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन आपको भी इजाजत दे कि स्पीकर लगाएं, और स्पीकर हनुमान चालीसा कब बजाएंगे आप लोग? स्पीकर पे उस समय हनुमान चालीसा बजाएंगे जिस समय अजान होगी 5 बजे शाम को। इससे माहौल नहीं खराब होगा? इससे माहौल खराब कैसे होगा जब उनका माहौल खराब नहीं हो रहा बजाने से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी इस काम से माहौल खराब नहीं होगा? हमारे इस काम से माहौल खराब नहीं होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम शांति से काम करेंगे। स्पीकर लगाएंगे आप, हनुमान चालीसा से शांति मिलती है मन को। हाँ, और ज्ञान आपकी मंशा खराब है ना। आपकी मंशा है कि अजान बंद कराने की। आपकी मंशा तो यहाँ भक्ति की नहीं है ना। हम अजान का बंद करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं खूब अजान करो, पर स्पीकर लगाने का मतलब क्या हो रहा है? इन हिंदू संगठनों ने प्रशासन से 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की मांग की थी। अलीगढ़ प्रशासन का कहना है कि वो इसकी अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा हुआ तो माहौल खराब होने की संभावना है। हम अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करके, सलाह मशवरा करके इसमें जो भी निर्णय लेंगे। तो बातचीत हुई और उसमें ये आया कि संवाद से ही इसका समाधान निकाला जाए। ये नई चीज़ है, नई परंपरा है। सर, हमने देखा है कि आप लोगों ने जब उनको समझाने की कोशिश की तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता उन्होंने अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगा लिया और वो कह रहे हैं कि हम बजाएंगे और वो उसी वक्त बजाएंगे जब अजान होगी, ये भी कह रहे हैं। उनका क्या करेंगे आप लोग? तो अगर इस तरह का किसी नियम कानून का उल्लंघन होगा तो उसमें भी उन लोगों को, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उसमें बातचीत करके स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं उनसे समाधान करा लेंगे।
पिछले साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अजान देना धार्मिक आजादी का अधिकार है, लेकिन माइक्रोफोन से अजान देना अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का कार्यक्रम तेज आवाज में करने के लिए स्थानीय अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। बाकी लाउडस्पीकर पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत प्रशासन से लेनी होगी। यूपी गवर्नमेंट ने अजानों पर कोई भी बैन नहीं लगाया है। दिन में 5 बार अजान होती है, 4 बार देयर इज नो बैन। जहां तक फजर की नमाज का सवाल है, जो सवेरे 4 से 5 के बीच होती है अब आज के दौरान, उस पर कोर्ट का मानना यह है और गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन वॉइस में अजान दे रहे हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी परमिशन। बट देन अगर आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, साउंड एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यूड है। उस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत एसडीएम्स, एडीएम्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इम्पावर्ड हैं परमिशन देने के लिए। फिलहाल अलीगढ़ प्रशासन की कोशिश यही है कि बातचीत से इस समस्या का हल निकाल लिया जाए। मंटो का शेर है कि जब मजहब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। यही कुछ अलीगढ़ में भी हो रहा है कि प्रशासन के मना करने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि रमजान के महीने में शांति व्यवस्था बनाकर रखी जाए, जिसमें प्रशासन अब तक कामयाब रहा है। अलीगढ़ में सहयोगी सुधीश कुमार राम और अदनान खान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बढ़ती महंगाई की बात करते हैं। भारत में महंगाई दर बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा है। खाने पीने का सामान हो, तेल के दाम हो, सब आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरी सामान की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसके बीच गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से गुजारा कर रहा है, आलोक पांडे अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। भारत में ताजा तरीन ऐश की चीज का नाम है नींबू, जो उत्तर प्रदेश में 300 रुपए किलो में बिक रहा है। 2 महीने में इसके दामों में 10 गुना इजाफा हुआ है। इसका राम दुलार गुप्ता जैसे छोटी दुकानें चलाने वालों के कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। वाराणसी में नींबू पानी वाली अपनी इस दुकान से महीने में वो जो 15,000 रुपए कमाते हैं, उससे परिवार के 5 लोगों का गुजारा होता है। अभी मान लीजिए कि अगर से नींबू की महंगाई की वजह से अगर से हम दुकान बंद करें तो हमारे ग्राहक जो पूरा जो इधर उधर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम धंधा चालू करेंगे तो हमारा ग्राहक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि आज 2012-13 से जो कि हमने धंधा जो चालू करके रखा है, जो ग्राहक हमारे बने हैं वो सब हमारा चितिर बितिर हो जाएंगे तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पिछले 6 महीनों में देश भर में सब्जियों और दूसरी जरूरी चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं। तो मैं लखनऊ की एक सब्जी की दुकान पे हूँ। एक थाली में मैंने कुछ सब्जियां, आलू, प्याज, जो एक टाइम के मील का जो रिक्वायरमेंट होता है वो मैंने रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप ये देखिए, ये जो परवल है ये 100 रुपये किलो चल रही है। ये जो भिंडी है ये हमें सब्जी वाले भैया ने बताया कि ये 80 रुपये किलो है। और ये नींबू जो आप देख रहे हैं, जो अकेले यहाँ पड़ा हुआ है, एक ज़माने में हम लोग आधा निचोड़ के फेंक दिया करते थे, ये 10 रुपये का है एक नींबू। तो अगर आप इस थाली का एक कैलकुलेशन करें कि भाई एक आदमी को एक बार के खाने में मान लीजिए इतना या इससे थोड़ा कम लगे, तो जो राजेश है हमारे सब्जी वाले, उन्होंने बताया कि भाई ये 30 से 40 रुपए की थाली है। और आज से 6 महीने पहले ये थाली शायद हमें 25 से 30 रुपए में मिल जाती। तो 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। और ये सिर्फ मैं एक मील की बात कर रहा हूँ, एक आदमी की एक टाइम की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा है इस वक्त। इसका समाधान कब निकलेगा, इसी सवाल का जवाब हम फिलहाल ढूंढ रहे हैं। बढ़ते दामों का सबसे ज़्यादा असर सबसे गरीब लोगों पर पड़ता है। लखनऊ में शशि कश्यप के पति एक कैंटीन में काम करते हैं और उनको 15,000 रुपये महीना मिलता है। परिवार के 5 सदस्यों को पालने के लिए उन्हें 2 छोटे बच्चों के मिल्क सप्लीमेंट्स में कटौती करनी पड़ी है। वह कहती हैं कि सरकार की मुफ्त राशन योजना के बावजूद उनके लिए ये एक मुश्किल भरा दौर है। पहले हम लोगों को 1500 में राशन आ जाता था, जो हम लोग 1 महीने चलाते थे। अब तो 3, 3,500, 4,000 रुपए में राशन आता है, पता ही नहीं चलता। बच्चों का बॉर्नवीटा कैंसिल हो गया है, हॉर्लिक्स कैंसिल हो चुका है। लखनऊ के सुधीर और निम्मी अग्रवाल मध्य वर्गीय परिवार से हैं, जो अपने बच्चों के साथ हफ्ते में एक बार घूमने जाते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुधीर का मॉड्यूलर इकाई बनाने का कारोबार है, लेकिन ईंधन के दामों में बढ़त से कच्चे माल और उसकी ढुलाई की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इधर पिछले 6 महीनों में 1 लीटर दूध 2 से 5 रुपए तक महंगा हो गया है। किचन चलाना इसलिए मुश्किल हुआ है कि बच्चे अपनी डिमांड करते हैं, हर नीड उनकी अब हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। नींबू बहुत महंगा है,
तो नींबू तो गर्मी में सबसे ज़रूरी नीड है। तो लगता है थोड़ा सा किधर हटाओ इधर काम चलो, नींबू बिना काम चलना नहीं है हमारा। सरकार बेहतर कर सकती है। हाँ, दामों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लेकिन सरकार को डीजल और पेट्रोल के दामों पर तो नियंत्रण करना चाहिए। दामों में कमी कब आएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अजय सिंह और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। बीते 51 दिनों से रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई है। इरपिन शहर की बात करें तो यहाँ पर रूसी सेना का पूरी तरह से कब्जा था, लेकिन यूक्रेन ने 28 मार्च को इस शहर को वापस लेने में सफलता पाई। इरपिन शहर में मौजूद हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह आपको दिखा रहे वहाँ के बंकरों का हाल, जहाँ लोग पनाह लेते थे हमलों से बचने के लिए। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये यूक्रेन का इरपिन शहर है, जहां पर बर्बादी के बाद सन्नाटे का माहौल है। हर घर से तकरीबन तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चले गए हैं। हम एक ऐसे ही घर में जाने की कोशिश करते हैं जहां कि कोई भी नज़र नहीं आया है। हमने कोशिश की, आवाज़ दी गई, फिर भी कोई बाहर निकल कर नहीं आया। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जब यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तो किस तरह से लोग जो अपने घरों के नीचे बने बंकर हैं उसमें जगह लेते थे, पनाह लेते थे। और ये एक ऐसा ही बंकर है, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी है, गैस है, और ये चूल्हा जो है जिस पे खाना बनाने का काम किया जाता है, इस तरह की हालत में उन सब चीज़ों को लाकर यहाँ रखा गया ताकि जब बाहर शेलिंग चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, तो वैसे में जो अपने आप को बचाया जा सके और जो खाना है वो भी बनाया जा सके। और ये देखिए किस तरह से एक जो चूल्हा है, ये चूल्हा इस तरह का है कि अगर गैस ना हो तो लकड़ी के ज़रिए या कुछ और जलावन के ज़रिए इस चूल्हे से खाना पकाया जा सके। और जो कोई भी इस घर में रहते थे वो देखिए किस तरह से फ्राई पैन है जिसमें कि आधा पका हुआ खाना है, काफ़ी पुराना, कई दिनों पहले का लग रहा है, और एज इट इज़ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। तो ये एक त्रासदी की स्थिति है जहाँ पे एक अच्छा खासा मकान, एक अच्छा खासा जहाँ बंकर बचने के लिए, उसमें प्रेशर लेने के बाद भी यहाँ पे हालात इतनी ख़राब हुई कि यहाँ से छोड़कर लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा। अब ये कब लौटेंगे पता नहीं। और देखिए इसमें एक और कमरा है। जाहिर सी बात है कि ये जो घर है वो बड़ा है, और इस घर में यहाँ देखिए जो बिस्तर हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं। देखिए कई बिस्तर हैं यहाँ पे, यानी कि कम से कम 12-15 लोगों का परिवार यहाँ पे रहता होगा। और ये इस बिस्तर के बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो बंकर है वो काफ़ी लंबा है और ये गलियारे जैसा है, और इसके अंदर जो तमाम जो लोग हैं वो शेल्टर लेते थे और इस शेल्टर के ज़रिए वो अपने आप को बचाते थे। तो देखिए कि कितना बड़ा ये बंकर है, और ये घर के नीचे ही बना हुआ बंकर है। और ये बंकर जो है वो यहाँ से आगे बहुत दूर तक जाता है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि हर घर के नीचे का बंकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ताकि जो आपात स्थिति है उसमें यहाँ से भी किसी भी रास्ते से निकला जा सके और आगे जाकर अपनी जान बचाई जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा बंकर है, लेकिन कोई भी अब यहाँ नहीं रह रहा। लड़ाई थम चुकी है, शहर में सन्नाटा है, लेकिन कोई यहाँ पर लौटा नहीं है। सबके बिस्तर यहीं पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जूते, चप्पल और दूसरी चीज़ें जो है यहाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है और सब के सब कहीं ना कहीं जा चुके हैं। शहर में जिस तरह से बर्बादी का आलम है, कब उनका लौटना होगा पता नहीं, और जब वो लौटेंगे तो किस तरह से अपना जीवन शुरू करेंगे ये भी अभी पता नहीं। फिलहाल हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं, जो कि यूक्रेन रूस युद्ध की बर्बादी की एक और दास्तान को बताता है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, इरपिन, एनडीटीवी इंडिया। और कैसा रहा नजारा जब कोयम्बटूर की सड़कों पर उतरी विंटेज कारें। दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
और हिंदी की मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री को आज भोपाल में वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान निधि 1 लाख रुपए। उनके अलावा हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक धनंजय वर्मा, लंदन की लेखिका दिव्या माथुर, विज्ञान लेखक देवेंद्र मेवाड़ी, युवा लेखक चंदन पांडे, आलोचक वैभव सिंह और कथादेश के संपादक हरि नारायण और कथाकार हरि भटनागर को अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। इस मौके पर ममता कालिया और नंदकिशोर आचार्य सहित कई बड़े लेखक और संस्कृति कर्मी मौजूद थे। वनमाली सृजन पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष चौबे ने बताया कि अगले 3 दिन वनमाली सम्मान समारोह के तहत विभिन्न विषयों पर साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहेगा। आपको बता दें कि वनमाली सृजन पीठ साहित्य, कला और विज्ञान केंद्रित पत्रिकाएं निकालता रहा है और सालाना आयोजन करता रहा है। सम्मान की बात है। और कोयम्बटूर में 13 अप्रैल को विंटेज कार रैली हुई, जिसमें 1939 से लेकर 1970 तक की कारें शामिल हुई। लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता लाने के लिए इस रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में 1939 के मॉडल से लेकर 1970 तक की कारें शामिल हुई। इनमें फिएट, एम्बेसडर, वोक्सवैगन जैसी कई क्लासिक मॉडल मौजूद रहे। कार रैली के आयोजक कनकराज ने कहा कि हमारा मकसद सड़क सुरक्षा जागरूकता पैदा करना है और साथ ही ये भी दिखाने की कोशिश है कि कोयम्बटूर में काफी विंटेज कारें हैं जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।